आज के इस विश्लेषण में बात होगी मेवाड़ के उन गुमनाम नायकों की जिनके बिना शायद इतिहास की कहानी कुछ और ही होती। किताबों में अक्सर महलों, राजाओं और तोपों की ही बातें होती हैं, है ना? लेकिन आज हम उस अटूट जमीनी गठबंधन को समझेंगे जिसने अरावली की पहाड़ियों को एक बहुत बड़े साम्राज्य के लिए एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बना दिया था। ये वो लोग थे जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा गया, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के वक्त ये सबसे मजबूत ढाल बने। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे मुट्ठी भर वनवासी योद्धाओं ने 15 से 20 सालों तक उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को थका कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तरफ लोहे के कवच और बेहतरीन हथियारों से लैस विशाल शाही सेना और दूसरी तरफ बेहद सादा जीवन जीने वाले वनवासी लोग। ये बिल्कुल एक डेविड बनाम गोलियत वाला नजारा है। बड़े बड़े राजाओं की कहानियां तो बहुत आम हैं, लेकिन इस सवाल का असली जवाब अरावली की उन जनजातियों में है जिनका साहस सचमुच अकल्पनीय था। और ये तुलना इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ देखिए मुगलों की ताकत, हाथियों की लंबी कतारें, भारी भरकम तोपखाने और लाखों की सेना। मैदानी इलाकों में तो ये बिल्कुल अजेय थे। और अब दूसरी तरफ देखिए भील योद्धा, गिनती में बहुत कम और हथियार के नाम पर सिर्फ पारंपरिक तीर कमान। लेकिन असली बात यहाँ थी, अरावली की पहाड़ियाँ। वो इन जंगलों के चप्पे चप्पे को जानते थे। इन पहाड़ियों में मुगलों की बड़ी बड़ी तोपें एकदम बेबस थीं। भूगोल ने हथियारों को कैसे मात दी, ये इसका एक शानदार उदाहरण है। अब जरा उस वक्त के हालात पर गौर करते हैं। महाराणा प्रताप को विरासत में मिला क्या था? कोई भरा हुआ खजाना नहीं, बल्कि एक एकदम खाली राजकोष, और ऊपर से एक विशाल शाही सेना जो किसी गिद्ध की तरह सीमाओं पर मंडरा रही थी। दांव पर सब कुछ लगा था। हालात इतने खराब थे कि प्रताप को महलों की सुख सुविधाएं छोड़कर अरावली के घने जंगलों में जाना पड़ा। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। लेकिन सच कहें तो इतिहास की एक सबसे बड़ी और चमत्कारिक सामरिक शुरुआत यहीं से होने वाली थी। इस गठबंधन की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी नींव किसी पैसे या खजाने से बिल्कुल नहीं रखी गई। प्रताप ने भीलों को दिल से गले लगाया। उस दौर में जहां इन समुदायों को अक्सर हाशिए पर रखा जाता था, एक राजपूत राजा का उनके साथ बैठकर खाना खाना, जमीन पर सोना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मानवीय सम्मान था। कूटनीति के नजरिए से भी देखें तो समानता का ये अभूतपूर्व कदम किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। इसने जाति और वर्ग की सारी दीवारें ही गिरा दी। और इस सम्मान का असर इतना गहरा था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये कोई कागजों पर हस्ताक्षर की हुई औपचारिक संधि नहीं थी, बल्कि खून और भरोसे का अटूट रिश्ता था। भीलों ने प्रताप को सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक और देवता मान लिया। राणा पूंजा भील, जो एक आदिवासी समुदाय से आते थे, मेवाड़ के सबसे प्रमुख और भरोसेमंद सेनापतियों में से एक बन गए। इस एक कदम ने इन वनवासियों को भयंकर रूप से वफादार और अजय सैन्य नेताओं में बदल दिया। मातृभूमि के लिए जान देने का ऐसा जज्बा जो शायद दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। चलिए अब इनकी रणनीति को समझते हैं। ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। भील योद्धाओं की मारो और भाग जाओ यानी छापामार युद्ध कला बिल्कुल अचूक थी। उन्होंने इतनी बड़ी शाही सेना को कैसे रोका? उन्होंने दुश्मन की रसद पहुंचने के रास्ते पूरी तरह से काट दिए। खुफिया जानकारी जुटाने का उनका नेटवर्क एकदम सटीक था। और सबसे कमाल की बात, वो एक दूसरे को संदेश देने के लिए जानवरों और पक्षियों की आवाजें निकालते थे। भारी भरकम तोपों वाली सेना के लिए जंगल में छिपकर वार करने वाला ये अदृश्य दुश्मन किसी भयानक और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बन गया था। और इस रणनीति का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हल्दी घाटी में दिखा। एक बार उस खौफनाक दृश्य की कल्पना करके देखिए। भारी हथियारों से लदी शाही सेना एक संकरी घाटी में घुसती है और अचानक ऊपर पहाड़ियों से घातक तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। चट्टानों के पीछे छिपे भील धनुर्धर कहर बनकर टूट रहे थे। दुश्मन को तो हवा तक नहीं लग रही थी कि हमला आखिर हो किधर से रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे खुद अरावली का भूगोल, वहां का एक एक पत्थर और पेड़ ही उस भ्रमित सेना पर सीधा प्रहार कर रहा हो। लेकिन बात सिर्फ महाराणा प्रताप के समय तक ही सीमित नहीं रही। उनके बाद महाराणा अमर सिंह के दौर में भी जब दुश्मन की सेना दिसूरी की नाल जैसी तंग और खतरनाक घाटियों में आती तो तरीके और भी खूंखार हो जाते थे। लाखों रुपयों के हथियारों वाली सेना का सामना करने के लिए भील सैनिकों ने गुरुत्वाकर्षण को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जी हाँ, वो ऊपर से विशाल चट्टानें लुढ़काकर पूरी की पूरी सेना को उसी तंग घाटी में फंसा देते थे और कुचल देते थे।
ये बेहद क्रूर था, लेकिन 100% असरदार था। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा है वो है 15 से 20 साल। ये कोई छोटा समय नहीं होता। इतने सालों तक इन जमीनी योद्धाओं ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नाक में दम करके रखा। जरा उस मानसिक दबाव के बारे में सोचिए। बड़े बड़े शाही सेनापति मेवाड़ आने के नाम से ही कांपते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका सामना किसी आम सेना से नहीं, बल्कि मेवाड़ के हर पहाड़ और उस पर छिपे अदृश्य भील योद्धा से होने वाला है। इस खौफ ने सचमुच एक पूरे साम्राज्य की रातों की नींद उड़ा दी। अगर आज हम मेवाड़ का वो ऐतिहासिक ध्वज शान से इतिहास के पन्नों में लहराता हुआ देखते हैं, तो ये हमें साफ तौर पर समझना होगा कि इसकी मजबूत नींव में इन वीर जनजातियों का पसीना और खून मिला हुआ है। इन वनवासियों ने अपनी मिट्टी के लिए वो सब कर दिखाया जो शायद कोई बहुत ही आधुनिक और प्रशिक्षित सेना भी न कर पाती। स्वराज्य की रक्षा इन निडर योद्धाओं के समर्पण के बिना बिल्कुल असंभव थी। यही वजह है कि आज भी मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक तरफ राजपूत योद्धा है तो दूसरी तरफ भील योद्धा, दोनों को बराबर का सम्मान दिया गया है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब कोई नेता समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता है, चाहे वे हाशिए पर ही क्यों ना हो, और उन्हें सच्चा सम्मान देता है, तो क्या कोई भी बाहरी ताकत उन्हें कभी सचमुच हरा सकती है? इतिहास का ये पन्ना हमें समावेशी नेतृत्व और एकजुट देशभक्ति की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।